मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 14 के बारे में। इससे पहले हम पिछले वीडियो में धारा 14 के बारे में कुछ बात कर चुके हैं और हम धारा 14 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। धारा 14 में वर्णित शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अधिनियम की धारा 14 में वर्णित उक्त सिद्धांत के अनुसार संपत्ति को बांधे रखने की एक अधिकतम अवधि निर्धारित करती है तथा इस अवधि के उपरांत संपत्ति का रखना निष्प्रभावी हो जाता है। यह अधिकतम अवधि जीवित व्यक्ति के जीवन प्रयत्न एवं अजात व्यक्ति की वयस्कता की उम्र तक है। यानी एक व्यक्ति जो है वो किसी संपत्ति को बांधे हुए कब तक रख सकता है और उसकी उस टाइम पीरियड के बाद में या उन शर्तों के बाद में जो संपत्ति का जो रखना है वो निष्प्रभावी हो जाता है। वो अवधि कौन सी है? एक अधिकतम व्यक्ति जीवित व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति जो संपत्ति का ट्रांसफ़र है किसी जीवित व्यक्ति को कर सकता है और उसके जीवन पर्यंत के बाद में एक अजात व्यक्ति को, अजात व्यक्ति यानी जो गर्भ में भी नहीं है, जो जन्मा भी नहीं है, अजात व्यक्ति की वयस्कता की उम्र तक कर सकता है जब तक कि वह वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता। इस धारा में वर्णित सिद्धांत के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। यानी कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? संपत्ति का अंतरण। धारा 14 का सिद्धांत संपत्ति के अंतरणों के संदर्भों में ही लागू होता है, जैसा कि उक्त धारा 14 में प्रयुक्त प्रारंभिक शब्द संपत्ति अंतरण से स्पष्ट होता है। यदि संपत्ति कोई समव्यवहार अंतरण नहीं है, यदि संपत्ति का कोई जो समव्यवहार है, ट्रांजैक्शन है, वो अंतरण की श्रेणी में नहीं आता है, संपत्ति के ट्रांसफ़र की श्रेणी में नहीं आता है, तो धारा 14 यहाँ पर लागू नहीं होगी। जैसे पारिवारिक बंदोबस्त होते हैं, पारिवारिक बंटवारा होता है, समर्पण आदि जो होते हैं वो जो है संपत्ति अंतरण का समव्यवहार नहीं है। इस प्रकार ये धारा विक्रय, दान आदि पर लागू होती है जो कि अंतरण की संज्ञा में आती है। यानी जहाँ पर विक्रय की बात होती है, दान की बात होती है, वहाँ पर धारा 14 लागू होती है। लेकिन जैसे पारिवारिक बंदोबस्त, पारिवारिक बंटवारा और समर्पण जो है वो संपत्ति अंतरण में नहीं आते हैं, इसलिए इन पर धारा 14 लागू नहीं होती। संपत्ति में हित का सृजन। जब संपत्ति के अंतरण द्वारा किसी व्यक्ति में उस संपत्ति में हित सृजित किया जाता है तभी ही उक्त धारा के प्रावधान लागू होते हैं। संपत्ति के जिस व्यवहार से उस संपत्ति में कोई हित का सृजन नहीं होता है वहाँ उपरोक्त धारा लागू नहीं होती। यानी संपत्ति में जो ट्रांसफ़र होती है, संपत्ति का कोई जो समव्यवहार इस प्रकार का है कि संपत्ति में किसी अन्य व्यक्ति के हित का सृजन होता है, वहीं पर धारा 14 लागू होती है। और अन्य अगर यदि हित का सृजन नहीं होता उस संपत्ति के समव्यवहार में, तो वहाँ पर धारा 14 लागू नहीं होती। यानी हित का सृजन होना धारा 14 को एप्लीकेबल करने के लिए कंपलसरी है। और जैसे कि व्यक्तिक संविदाएं, विक्रय का करार, अग्र क्रिया अधिकार, यहाँ पर जो है वो हित का जो सृजन नहीं होता। अब हम बात करेंगे व्यक्तिक करार कौन कौन से होते हैं अथवा संविदाएं जिनके द्वारा संपत्ति में कोई हित सृजित नहीं होता, वहाँ उक्त धारा में प्रावधित नियम लागू नहीं होता। जो व्यक्तिक करार या संविदाएं इस प्रकार की हैं जहाँ पर अगर किसी प्रकार के हित का सृजन नहीं होता तो धारा 14 के प्रावधान लागू नहीं होते। मंदिर के सेवयत ने स के परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी के रूप में नियुक्त करने का करार करता है कि आप जो हैं आप और आपके बाद में आने वाले आपका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इस मंदिर में पूजा करने के लिए नियुक्त किया जाता है या अधिकार प्रदान किया जाता है तथा उसके खर्चा एवं वेतन के रूप में भी प्रावधान करता है कि आपको उसके लिए पूजा करने के लिए इतना खर्चा मिलेगा, इतना आपको वेतन मिलेगा। तो इस प्रकार का जो करार है वो शाश्वतता के नियम के विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार का जो करार है वो मान्य है, इसको शाश्वतता के विरुद्ध के नियम शून्य नहीं ठहराया जा सकता। जीवित व्यक्ति अथवा जीवित व्यक्तियों के पक्ष में पूर्व हित का सृजन।
अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को पूर्ण रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित कर सकता है जो अंतरण के समय जीवित हो। बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो एक व्यक्ति अन्य जीवित व्यक्ति को अपनी संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है। यही नहीं, उस संपत्ति में जीवन हित जीवित व्यक्तियों को एक के बाद एक किसी सीमा तक तथा पृथक रूप से या संयुक्त रूप से भी कर सकता है। यानी एक व्यक्ति यूँ ए अपनी संपत्ति को बी को ट्रांसफ़र कर सकता है जीवन भर के लिए, और बी के बाद बोल सकता है कि आपके बाद में सी को ट्रांसफ़र की जाती है जीवन भर के लिए, तो ऐसा कर सकता है। या बोल सकता है कि ए अपनी संपत्ति बी और सी को जीवन भर के लिए दोनों को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। धारा 14 की आवश्यक शर्त यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को पूर्ण रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित करना चाहता है जो अंतरण के समय जीवित नहीं है, यदि ए अपनी संपत्ति को पूर्ण रूप से सी को अंतरित करना चाहता है जो कि जीवित नहीं है, उस स्थिति में यह आवश्यक है कि उसके जन्म तक वह ऐसी संपत्ति का पूर्व हित किसी जीवित व्यक्ति में सृजित करें। यानी ए अगर अपनी संपत्ति को सी को, अजात व्यक्ति को जो कि जन्मा नहीं है, उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उससे पहले शर्त यह है कि वो उस संपत्ति में जो हित है जब तक कि अजात व्यक्ति का जन्म नहीं हो जाता किसी अन्य व्यक्ति जैसे कि बी में सृजित करें। यह पूर्व हित आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति में ही सृजित किया जाए, इसके लिए एक के बाद एक अनेक व्यक्तियों में कर सकता है। यानी जैसे कि मान लो ए ने बोला कि मैं अपनी संपत्ति बी को जीवन भर के लिए देता हूँ, बी के बाद सी को देता हूँ जीवन भर के लिए, और सी के जीवन के बाद में ये जो संपत्ति है सी के जो पुत्र होगा अजात जो कि अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन सी का जो अजात पुत्र होगा उसको मैं पूर्ण रूप से इस संपत्ति को निहित करता हूँ, या सी के जो अजात पुत्र होगा उसमें पूर्ण रूप से इस संपत्ति का हक सृजित करता हूँ। तो इस प्रकार से संपत्ति का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह पूर्वहित आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति में ही सृजित किया जाए, इसके लिए एक के बाद एक अनेक व्यक्तियों में कर सकता है। हमने शाश्वतता के विरुद्ध नियम का हनन नहीं होगा। यहाँ पर शाश्वतता के अधिक जो विरुद्ध नियम है उसका हनन नहीं होगा, क्योंकि इनकी सीमा ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु तक निर्धारित है। यहाँ पर सीमा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु तक निर्धारित है, और उसके बाद जो हित मिलेगा पूर्ण हित वो इसी अजात व्यक्ति में मिलेगा। उदाहरण के लिए अ अपनी संपत्ति का अंतरण पूर्ण रूप से द के होने वाले बच्चे को करता है। इससे पूर्व उक्त संपत्ति में जीवन हित पहले ब, उसके बाद स तथा उसके बाद द के हक में सृजित करता है। यानी एक व्यक्ति ने अपना जो हक था वो किस में किया, अ ने ब में कर दिया जीवन भर के लिए, उसके बाद स के जीवन के लिए, स के बाद द के जीवन के लिए सृजित कर दिया, जो कि अंतरण के समय जीवित थे। तीनों ब स द यहाँ पर जीवित थे। इस प्रकार अंतरण धारा 14 के अंतर्गत मान्य है। यहाँ पूर्व हित का सृजन जीवित व्यक्तियों में किया गया है, ब में किया गया है, स में किया गया है, द में किया गया है। किसमें, अजात व्यक्ति को, अजात व्यक्ति के पहले उस संपत्ति का हक किसमें सृजित कर दिया गया, ब स द के पक्ष में, एक के बाद एक में किया गया, तथा यह संयुक्त रूप से भी हो सकता है। यानी एक के बाद एक किया गया है, या ऐसा भी कर सकता था कि ब स द को जीवन भर के लिए एक साथ इस संपत्ति का जो हित है वो निहित किया जाता है, और इनके बाद में संपत्ति का हक उसके अजात द के अजात जो पुत्र है उसको होगा। यहाँ जीवित व्यक्ति से अभिप्राय व्यक्ति अथवा किया गया तथा वह संयुक्त व्यक्ति, यहाँ जीवित व्यक्ति से अभिप्राय व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के जीवित होने से है, किसी समुदाय विशेष से अथवा नहीं है। अर्थात अजात व्यक्ति से पूर्व संपत्ति में जीवन हित किसी क्षेत्रीय अग्रवाल सिख समुदाय में उत्पन्न करना चाहे तो यह वैध नहीं है। यानी जो निहित हित उत्पन्न किया जाएगा वो किसी व्यक्ति विशेष में किया जाता है, किसी समाज या किसी समुदाय को नहीं किया जाएगा। पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति, यानी पूर्व हित जो निहित हित है जिसको किसी व्यक्ति में सृजित किया गया है, पूर्ण हित जब अजात व्यक्ति को मिलेगा उससे पहले, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति, यानी जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम अंतरिति है, का अस्तित्व में आना आवश्यक है। धारा 14 के अंतर्गत शाश्वतता के विरुद्ध नियम की सीमा धारा 13 के अध्याधीन है, अर्थात अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण तभी वैध होगा जबकि ऐसा व्यक्ति पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अस्तित्व में आ गया हो। यदि उसके अस्तित्व में आने से पूर्व हित की समाप्ति हो जाती है तो यह अंतरण उसके पक्ष में मान्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अ अपनी संपत्ति का अंतरण पहले बी के जीवन पर्यंत के लिए तथा उसके बाद उसके होने वाले पुत्र को अंतरित करता है। अ बोलता है कि ये जो संपत्ति मैं बी को आपके जीवन काल के लिए और आपके बाद आपके अजात पुत्र को पूर्ण रूप से अंतरित करता हूँ।
यह अंतरण उसके पुत्र के पक्ष में मान्य तभी होगा जब पुत्र का जन्म जो है बी के पुत्र का जन्म बी की मृत्यु से पूर्व हो जाए। यानी बी की मृत्यु होगी उससे पूर्व अगर उसके पुत्र का जन्म हो जाता है तभी उस अजात पुत्र को वो संपत्ति में पूर्ण हित मिलेगा। ऐसा न होने पर अगर मान लो बी की मृत्यु पहले हो जाती है अजात पुत्र के जन्म से पहले, तो वो जो संपत्ति है वो वापस अंतरक के पास चली जाएगी, ट्रांसफरर के पास चली जाएगी, और जो बी जो है उसको बी के पुत्र को कुछ नहीं मिलेगा। यानी बी का जो पूर्ण जो हित है वो तभी मिलेगा जब बी के पुत्र को पूर्ण हित तभी मिलेगा जब बी के जो बी के पुत्र की जो बी के पुत्र का जो जन्म है वो बी के जीवन काल में ही हो जाए। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति यानी अंतिम अंतरिति का अस्तित्व में आना आवश्यक है। अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि अंतिम अंतरिति यानी अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति को पूर्ण हित का अंतरण, यानी अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के पूर्ण हित का अंतरण आवश्यक है। यदि ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जीवन हित सृजित किया जाता है तो यह धारा 13 के तो विपरीत होगा ही, साथ में धारा 14 में शाश्वतता मानी जाएगी जो कि शून्य होगी, क्योंकि यदि जीवन हित एक अजात व्यक्ति के बाद दूसरे अजात व्यक्ति के पक्ष में जीवित व्यक्ति की तरह सृजित किया जाता रहा तो संपत्ति हमेशा के लिए अथवा बहुत समय के लिए एक ही परिवार में बंधी रह जाएगी, जो कि धारा 14 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। यानी कि जो अजात व्यक्ति है उसके पक्ष में पूर्ण हित होना चाहिए। अगर वो अजात व्यक्ति के जीवन काल के लिए है तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि फिर अजात व्यक्ति के जीवन काल से वो उसके होने वाला जो पुत्र होगा उसमें उसके जीवन काल के लिए चला जाएगा, फिर उसके पुत्र के जीवन काल के लिए चला जाएगा, तो इस प्रकार से वो शाश्वत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अजात व्यक्ति को जो उस संपत्ति में हित सृजित किया जाता है वो पूर्ण हित होना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है अजात व्यक्ति के द्वारा वयस्कता की उम्र प्राप्त करने के समय तक संपत्ति का निहित होना, यानी अजात व्यक्ति के द्वारा वयस्कता की उम्र प्राप्त करने के समय तक संपत्ति का निहित होना। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार संपत्ति के पूर्ण रूप से निहित होने के लिए अधिकतम छूट पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति का अस्तित्व में आना है। यानी पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व, यानी जैसे कि हमने कहा था कि बी के पुत्र का जन्म बी के जीवन काल में ही हो जाना चाहिए। अगर बी की मृत्यु पहले हो जाती है तो और फिर बाद में उसके पुत्र का जन्म होता है तो वो संपत्ति जो बी के पुत्र को नहीं मिलेगी, वापस अंतरक के पास चली जाएगी। जैसे ही वह अस्तित्व में आता है संपत्ति उसमें पूर्ण रूप से निहित हो जाती है, चाहे संपत्ति का उपभोग पूर्व हित की समाप्ति तक स्थगित कर दिया गया हो। यानी कि अगर मान लो अगर जैसे ही बच्चा अस्तित्व में आता है, अजात व्यक्ति अस्तित्व में आता है तो उसके अंदर हित नियत हो जाता है, चाहे उसकी जो संपत्ति एक में उसका जो अधिकार है पूर्ण रूप से वो निहित तो हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि चाहे संपत्ति का वो उपभोग पूर्व हित की समाप्ति अगर पूर्व हित अगर बी के जीवन पर्यंत के लिए है तो बी का जैसे ही मृत्यु होती है वो पूर्ण हित प्राप्त कर लेगा अजात जो व्यक्ति है। परंतु इसमें शर्त यह है कि अजात व्यक्ति का जन्म पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व हो गया हो। परंतु अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत संपत्ति का निहित होना अजात व्यक्ति की अव्यवस्था की उम्र तक स्थगित किया जा सकता है। यानी संपत्ति का जो निहित होना उसमें है, यानी अजात जो व्यक्ति हैं उसको जो संपत्ति का मिलना होता है वो कहाँ तक स्थगित किया जा सकता है, जब तक कि वह अव्यवस्था की उम्र तक स्थगित किया जा सकता है। जैसे ही वो वयस्क होता है संपत्ति उसमें पूर्ण रूप से निहित हो जाती है। अर्थात शाश्वतता की अवधि जो धारा 13 द्वारा अजात व्यक्ति के जन्म तक सीमित थी, यानी जैसे ही अजात व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके अंदर हित निहित हो जाता है, उससे धारा 14 द्वारा ऐसे व्यक्ति की अव्यवस्था की समाप्ति की अवधि तक बढ़ा दिया गया है। यानी धारा 14 ये बात करती है, धारा 13 में कहा गया था जैसे ही अजात व्यक्ति जन्म लेता है उसमें हित निहित हो जाता है, लेकिन धारा 14 ने इस प्रकार के हित को अव्यवस्था की समाप्ति तक यानी 18 वर्ष तक उसको रोका जा सकता है, या 18 वर्ष तक हित को रोका जा सकता है। उस अजात व्यक्ति को जब जन्म लेता है, जन्म लेने से 18 वर्ष की आयु तक उसमें जो हित है हित को निहित होने से रोका जा सकता है।
अर्थात शाश्वतता की अवधि जो धारा 13 द्वारा अजात व्यक्ति के जन्म तक सीमित थी, उसे धारा 14 द्वारा ऐसे व्यक्ति की अवयस्कता की समाप्ति तक की अवधि तक बढ़ा दिया गया है धारा 14 के द्वारा। लेकिन इस अवधि से अधिक समय के लिए किया गया अंतरण शून्य होगा। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार 18 साल की आयु वयस्कता की उम्र है, परंतु ऐसी अवस्था में जब अवयस्क का संरक्षक नियुक्त किया जाता है तो वहां पर वह उम्र 21 साल हो जाती है, वरना नॉर्मली ये उम्र भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार 18 साल होती है। अतः किसी संपत्ति का अंतरण अधिकतम अजात व्यक्ति के 18 साल अथवा संरक्षक नियुक्त है अगर उसका, तो 21 साल तक की सीमित किया जा सकता है या रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए अपनी संपत्ति का अंतरण बी को जीवन भर के लिए और उसके बाद उसके होने वाले बच्चों को उसके द्वारा 19 साल की उम्र प्राप्त करने पर करता है। ऐसा अंतरण बच्चों के पक्ष में निष्प्रभावी होगा, क्योंकि यहाँ पर वो जो संपत्ति को रोकने की जो क्षमता थी वो 18 साल ही है। इस संदर्भ में ध्यान रहे कि संपत्ति बच्चे के जन्मते ही निहित नहीं होगी, अपितु अंतरक ने जो उम्र निर्धारित की है, यदि उम्र 18 साल से अधिक नहीं है तो जो उम्र निर्धारित की है उस उम्र के पूरा होने पर ही उसमें वो जो है वो निर्धारित वो जो हित है ना वो निहित हो जाएगा। वैसे तो धारा 13 तो बात करती है कि जो पुत्र जो अजात व्यक्ति का जन्म होते ही उसमें संपत्ति का हित निहित हो जाता है, लेकिन धारा 14 जो है उस हित को 18 साल तक अव्यवस्था की अवधि तक रोक सकती है, चाहे वो 18 वर्ष से उम्र कितनी भी हो। जैसे कि अगर कहा गया है कि 14 वर्ष की उम्र पर उसके अंदर हित नियत होगा, तो ऐसा जो हित अजात व्यक्ति में 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर हित नियत होगा और 18 साल तक इस प्रकार से उस हित को निहित हित को अजात व्यक्ति में रोका जा सकता है। 18 वर्ष के बाद तक उसमें 18 वर्ष तक सीमा है और 18 वर्ष के बाद तक इस प्रकार के हित को पूर्ण हित को रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार यदि हम देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम किसी भावी हित को सृष्ट करने पर ही लागू होगा। यानी कि यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, संपत्ति में कोई हित भविष्य में सृष्ट होने पर ही उक्त नियम लागू होगा, अर्थात संपत्ति में हित को भविष्य में सृष्ट होने संबंधी व्यवस्था हो। यदि संपत्ति के हित का सृजन वर्तमान कर दिया गया है, वहाँ उक्त नियम लागू नहीं होगा। अगर संपत्ति का जो ट्रांसफर है वो वर्तमान में कर दिया गया है तो इस प्रकार का नियम लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन प्रयत्न के लिए अथवा पूर्ण रूप से कर सकता है। ये तो सामान्य सिद्धांत है कि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके जीवन काल के लिए संपत्ति का अंतरण कर सकता है, कि वो व्यक्ति सामने वाला उसके जीवन भर उसका उपभोग करे या फिर उसको पूर्ण रूप से भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। ऐसे मामलों में उक्त नियम लागू नहीं होगा, परंतु वह व्यक्ति अपनी संपत्ति के हित का अंतरण भविष्य के लिए करता है, जैसे कि अजात व्यक्ति के पक्ष में, तभी इस प्रकार का जो नियम है शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, धारा 14 के नियम है, वो लागू होंगे। गर्भस्थ शिशु के पक्ष में किया गया अंतरण मान्य होता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु को जीवित व्यक्ति माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने शाश्वतता के नियम के बारे में, जो शाश्वतता के विरुद्ध नियम है धारा 14 के बारे में, उसके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।